स्टार्ट करते हैं। लिखिए सबसे पहला टॉपिक आज का, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन मार्क। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन इवेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन इवेंट। तो दोनों का डिस्कशन करेंगे हम लोग इंडिविजुअली, ठीक है ना। लिखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. That changes its financial position. Full stop. Whenever any business transaction takes place, whenever any business transaction takes place, it results in a change. It results in a change in the values of some of the assets. Whenever any business transaction takes place, it results in a change in the values of some of the assets, liabilities or capital. It results in a change in the values of some of the assets, liabilities or capital. Full stop. The change must be capable. The change must be capable of being expressed in terms of money. The change must be capable of being expressed in terms of money. Next line. When an efficient manager retires from the firm, when an efficient manager retires from the firm, the loss to the business may be quite large. The loss to the business may be quite large, but since it cannot be measured, in terms of money, it will not be a business transaction. But since it cannot be measured in terms of money, it will not be a business transaction. लिख लिए। देखिए, ट्रांजैक्शन का तो जो हम लोग किए थे वही डेफिनेशन ऑलमोस्ट है कि वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो चेंजेस लाता है किसमें, फाइनेंशियल पोजीशन में, किसमें, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। बट हम लोग ये फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, याद है, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, ओनली दोज एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स जिसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लाएगा और वो मस्ट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिखाया है, अगर कोई काबिल बंदा बिजनेस छोड़ देता है, जो मेरे एम्प्लॉयज थे जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो कंपनी को बहुत अच्छा बेनिफिट्स दे रहे थे, वो अगर काम छोड़ के चला जा रहे हैं तो उससे कितना का लॉस होगा हम क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या। तो इसलिए रिटायरमेंट ऑफ अ स्किल्ड एम्प्लॉय फ्रॉम द बिजनेस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, बिकॉज उसके रिटायरमेंट से बिजनेस को फर्क तो पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखिए पहला डेफिनेशन क्या लिखाया, दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो एक किसी के निकलने से मेरा चेंज तो होगा फाइनेंशियल पोजीशन। अब मैं हम कमाई कम होगा मेरा, हो सकता है कमाई कम हो, तो चेंजेस तो आएगा फाइनेंशियल पोजीशन में ना, बट कितना चेंजेस आएगा ये पता है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते कौन से टर्म में,
मनी टर्म्स में, तो इसको हम ट्रांजैक्शन नहीं बोल पाएंगे। किसको? रिटायरमेंट ऑफ अ स्किल्ड एम्प्लॉय फ्रॉम द बिजनेस। जिस भी जो भी देखो 3 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट क्या है? ट्रांजैक्शन का 3 पॉइंट हो गया जिसको हम समराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। पहला तो लाना पड़ेगा चेंज, किसमें? फाइनेंशियल पोजीशन में, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। एक्सपेंस इनकम कैपिटल के अंदर ही आ गया, बिकॉज एक्सपेंस इनकम से क्या आता है अल्टीमेटली? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिलता है? ओनर को। कैपिटल बढ़ जाएगा। तो एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, एंड मस्ट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। हो गया ट्रांजैक्शन। क्या 3 पॉइंट है? चेंजेस इज फाइनेंशियल पोजीशन, किसमें चेंजेस लाएगा? एसेट्स, लाइबिलिटी या कैपिटल में। और वो चेंजेस जो लाएगा उसको हम किस में मेजर कर सके? मॉनेटरी टर्म्स में। तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तो क्या होगा मेरा? वो ट्रांजैक्शन। ठीक है ना? अब नेक्स्ट लिखते हैं इवेंट। लिखिए, एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ an event is the consequence or result of a transaction. An event is the consequence or the result of a transaction. For example, Sachin starts a business. Sachin starts a business with a capital of 5 lakhs. Sachin starts a business with a capital of rupees 5 lakhs. He purchases goods for rupees 4 lakh. He purchases goods for rupees 4 lakh for cash and sells 3/4 of these goods and sells 3/4 of these goods for rupees 3,80,000. For rupees 3,80,000. He also pays rupees 20,000. He also pays rupees 20,000 as rent of the godown. The next line लिखिएगा, the following results can be drawn from the above. The following results can be drawn from the above. पहला लिखिए इसके अंदर नेक्स्ट लाइन में, transactions are। ये एग्जाम्पल में बताइए आपको क्या क्या ट्रांजैक्शन दिख रहा है, डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड। ट्रांजैक्शंस आर, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है इसमें पहला ट्रांजैक्शन क्या दिखा आपको? एंट्री नहीं पूछ रहा हूं, ट्रांजैक्शन पूछ रहा हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ 5 लाख इन द बिजनेस, लिखिए पहला। इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 लाख इन द बिजनेस, ये मेरा ट्रांजैक्शन है ना। इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 lakhs in the business। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है बताइए इसमें? परचेज ऑफ गुड्स, कितना का? 4 lakhs। परचेजिंग ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 4 lakhs। ये क्लियर है? ये भी ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था? कैश सेल्स ऑफ रुपीज 3,80,000। The third transaction is cash sales of rupees 3,80,000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था? पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट। पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट रुपीज 20,000। ठीक है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल में ट्रांजैक्शंस थे।
अब यहां पर लिखिए इवेंट्स आर, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इवेंट्स आर, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, इवेंट्स क्या होता है, दे आर द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के कारण एट द एंड ऑफ द ईयर, आपके एट द एंड ऑफ दैट डे आपके पास जो जो बैलेंस बच जा रहा है वो किसके कारण, सपोज मेरे बताओ तो इस सम देख के कैश का कितना बैलेंस है बुक्स में, कैश का कितना बैलेंस बच रहा है, 60 बच रहा है। देखो तो कैसे, मेरे पास बिजनेस के पास शुरुआत में कितना कैश आया, 5 लाख, ठीक है, कितना चला गया, इसमें 4 लाख चला गया, तो कितना बच गया, 1 लाख, फिर कितना आया 3,80,000, तो कितना हो गया 4,80,000, फिर कितना चला गया 20। समझ में आ रहा है ना, 8,000 में लिखवाऊंगा इसको, इसमें पैसा आ रहा है, इसमें पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो जो कैश बैलेंस है कितना का 4,80,000, दिस इज योर इवेंट। जो आपके पास बच जाता है ट्रांजैक्शन करने के कारण, आपके पास जो बच जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग इवेंट। इवेंट क्या होता है, दे आर रिजल्ट और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। पहला लिखिए, इवेंट्स के अंदर पहला आपके पास ये ट्रांजैक्शन करने के कारण जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो मैंने खुद से किया कि अपने आप हो गया, ये ट्रांजैक्शन करने के कारण खुद से हो गया कि कुछ करना पड़ा अलग से प्रॉफिट करने के लिए, बताइए तो। जो प्रॉफिट मेरा हो गया ये 4 ट्रांजैक्शंस के बाद, 5th ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा प्रॉफिट करने के लिए कि ये 4 के बाद प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ये अपने आप ही बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो मेरा प्रॉफिट भी क्या बोलेगा हम लोग, इवेंट। देखिए तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज जितना भी आएगा इज एन इवेंट। तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, दिस इज एन इवेंट। साल के एंड में जो प्रॉफिट निकलता है ना हम लोग का, साल अभी तो हम लोग ट्रांजैक्शन के बाद ही निकाल रहे हैं, जनरली प्रॉफिट कब निकालते हैं हम लोग, साल के एंड में, साल खत्म होने के बाद। तो जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या बोला जाएगा, इवेंट। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शंस आप जो पूरा साल किए थे। प्रॉफिट कोई बता पाएगा मेरे को, प्रॉफिट पता है कैसे निकलता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, ऑल द इनकम्स यू हैव अर्न्ड दिस ईयर लेस ऑल द एक्सपेंसेस। प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑल द इनकम्स यू हैव अर्न्ड लेस ऑल द एक्सपेंसेस। हम लोग को मतलब नहीं होता एसेट्स एंड लायबिलिटी से, कितना एसेट्स खरीदे हैं, कितना लायबिलिटी पेमेंट किए, उससे प्रॉफिट का पता नहीं चलता है। प्रॉफिट का पता किससे चलता है, कितना कमाई हुआ, इनकम। जैसे अगर डेटर लोग से पैसा आ रहा है वो इनकम नहीं है मेरा, मेरा इनकम क्या है, उनको जो बेचे थे हम। एक बात सोचो, हम 5 लाख का सेल किए, इनकम कितना है मेरा 5 लाख, उधार में बेचे थे, बट इनकम तो हो गया ना, पैसा बाद में आएगा। 5 लाख का हम सेल किए थे, कितना इनकम हो गया 5 लाख। 5 लाख का उधार किए थे, अब 5 लाख वो कैश भिजवा दिया, तो क्या मेरा इनकम 10 लाख हो गया। इनकम कितना हुआ था 5 लाख, आज इनकम का पैसा मेरे पास आ गया, तो इनकम बुक्स में कितना था मेरा 5 लाख ही था ना, बिकॉज मैंने सेल किया था। आज डेटर वो 5 लाख मेरे को कैश भिजवा दे रहा है, तो मेरा इनकम क्या 10 लाख हो गया। सेल करने से 5 लाख डेटर के पैसा नहीं के 5 लाख नहीं, इनकम तो पहले ही हो चुका है। तो कभी एसेट्स या लायबिलिटीज इनकम डिटरमाइन नहीं करता है। क्या इनकम डिटरमाइन करेगा, इनकम लेस एक्सपेंसेस। तो ये 4 ट्रांजैक्शन देखिए तो मेरा कितना इनकम हुआ था, एनीवन। मैं हाँ, प्रॉफिट का आंसर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 60,000 है। पहले तो प्रॉफिट का आंसर आ रहा है 60,000, देखते हैं इसको मैं यहां दिखा दूं। सेल्स, सेल्स कितना हुआ था मेरा, ये क्लियर है, हुआ था। लेस परचेज कॉस्ट लगाना, ये खर्चा ना मेरा परचेज, परचेज कितना माइनस करें, 4 लाख माइनस कर दे। कैसे, देखो मैंने कितना गुड्स बेचा है, इस सेल्स का, इस सेल के करने के कारण मेरे बिजनेस से कितना गुड्स निकल गया, पूरा 4 लाख का निकल गया। क्या हम 4 लाख का तो परचेज किया था, उसमें इसमें से कितना बेच दिया हम, 3/4 तो बेचा ना। तो ये 3,80,000 सेल करने के लिए कितना खर्चा का गुड्स यूज हुआ, 4 लाख इंटू 3/4 विच इज 3 लाख। तो मेरा इस 3,80,000 के लिए कितना खर्चा लगा, 3 लाख लेस कितना गोडाउन रेंट दिए, वो भी खर्चा है ना मेरा। गोडाउन रेंट कितना 20,000, तो कितना हो गया प्रॉफिट,
ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सेकंड इवेंट देखते हैं। ये मिटा दूं, कॉपी हो गया ना। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं। आपने कितना का सामान खरीदा था, गुड्स कितना का खरीदा था? 4 लाख। कुछ बचा हुआ अभी? ये कुछ करना पड़ा कि अपने आप बच गया? कुछ करना पड़ा बचाने के लिए? नहीं, जो नहीं बिका वो बच गया, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। आज मैं पढ़ाऊंगा उसको भी। तो कितना का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है मेरे पास? 1 लाख। ऐसे 4 लाख में कितना का बेच दिए थे? 3 लाख को 3,80,000 में बेचे, बट कितना का सामान निकाल दिए बिजनेस से? 3 लाख। तो कितना का सामान बच गया? 1 लाख इज योर इवेंट। तो प्रॉफिट को इवेंट बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को इवेंट बोलते हैं। ये सब अपने आप हो जाता है, ठीक है। सेकंड लिखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ₹1,00,000। ये क्या है आपका? इवेंट। अगर आप भूल जाओ तो दिखा देना ब्रैकेट्स में 1 लाख कैसे आया। 4 लाख का परचेज किए थे, उसमें से 3 लाख का तो निकाल दिए, निकला 380 है। तो मेरा सेलिंग प्राइस है, उससे मतलब नहीं होता है। आप कितना कॉस्ट का गुड्स निकाल दिए? 3 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास जो कैश बैलेंस बचा ये ट्रांजैक्शन के बाद, कुछ करना पड़ा उसके लिए? अपने आप ही आ गया। तो कैश बैलेंस क्या है मेरा? इवेंट। लिखिए, कितना था कैश बैलेंस? कैश बैलेंस ऑफ ₹5 लाख माइनस 4 लाख, 1 लाख। 1 लाख प्लस 380, 480 माइनस 20, 4,60,000। तो जो बैलेंस बच जाता है वो क्या है मेरा? इवेंट। बट अगर ये हम स्टार्ट जो करता है बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो एंट्री है कैश टू कैपिटल, ये क्या है मेरा? ट्रांजैक्शन। बट अगर आपसे पूछे कि कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे 5 लाख, ये क्या है? ये आपका इवेंट है। अगर आपको दिया हुआ रहेगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये क्या आपका? ट्रांजैक्शन। बट पूछेगा एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर इंट्रोडक्शन जो आपके पास कैश बैलेंस बचा है, ये क्या है? ये आपका इवेंट है। जो अपने आप हो जाता है विदाउट कुछ करना पड़े आपको, वो इवेंट हो जाता है। एंड द लास्ट वन, कैपिटल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन कितना है? कोई बता सकता है? ओनर को कितना मिलना है मेरे से अब बिजनेस से? 5 लाख तो इन्वेस्टमेंट का मिलना है, और कितना प्रॉफिट हुआ इस साल? वो मैंने मिटा दिया, 60,000। वो भी किसको देना है पता है? ओनर को तो देना होता है। जो प्रॉफिट कौन कमा रहा है? बिजनेस कमा रहा है ओनर के लिए। तो अब कितना देना है मेरे को बिजनेस को, ओनर को? 5,60,000। तो कैपिटल बैलेंस ऑफ 5,60,000 इज ऑल्सो माई इवेंट। देख लीजिए, देन हम लोग जब अकाउंटिंग टर्म्स कर रहे थे, वी हैड डन 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एसेट्स, तो अभी मैंने लिखवा रहा हूं वापस। लाइबिलिटीज, कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये हम लोग कर चुके हैं। गुड्स, ये सब ठीक है, हो गया है। ड्राइंग्स हो गया, तो ये सब वापस यहाँ नहीं करेंगे, वो आप लोग को वही क्लास रेफर करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, वाउचर्स। व्हाट इज अ वाउचर? लिखिए, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट, voucher is a document which establishes that the transaction has taken place
which establishes that a transaction has taken place. It is an full stop. It is an evidence. It is an evidence on the basis of which. It is an evidence on the basis of which an entry is recorded in the books of accounts. It is an evidence on the basis of which an entry is recorded in the books of accounts. Examples of vouchers are cash memo, invoice और bill, invoice और bill एक ही है, invoice और bill, debit/credit notes, लिखिए next line. They are known as source vouchers. Based on the source vouchers, an accounting voucher is prepared. Based on the source vouchers, an accounting voucher is prepared which shows the account to be debited and credited. Based on the source vouchers, an accounting voucher is prepared which shows the account to be debited and credited. ठीक है, आज हम लोग एंट्री पास करते हैं कैश टू सेल्स. जब होता है ना गुड सोल्ड फॉर कैश, क्या एंट्री पास करते हैं? कैश टू सेल्स. हम लोग तो सिल किया बस ट्रांजैक्शन को एंट्री पास कर दो, बट अकाउंटेंट ऐसे एंट्री पास नहीं कर सकता है. वो कैसे पास करते हैं कैश टू सेल्स 4 लाख? उसके पास प्रूफ किया एंट्री पास करने का, ये हुआ है कि नहीं हुआ उसको पता कैसे चलेगा? जब तक कि उसके पास एविडेंस नहीं हो. तो एविडेंस कैसे मिलेगा उसको? अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो पक्का कैश बिल में वो, आज आप लोग को हम जब बेचेंगे तो कैसे बेच देंगे? बिल दिया जाता है ना. तो हम कौन सा बिल देखेगा? अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश मेमो देख लेगा. कैश मेमो एंट्री हुआ रहेगा तो ही हम एंट्री पास करेगा बुक्स में. क्या? कैश टू सेल्स. आपको उधार में बेचा होगा तो इनवॉइस दे देगा. फिर एक मैं दिखाया हूँ डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये आप समझ नहीं पाओगे. ये बेसिकली हम लोग इशू करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटर्न्स ऑफ गुड्स. परचेज रिटर्न जब होता है ना सेल्स रिटर्न, तो आज हम अपने बुक्स में क्या पास करते हैं? व्हेन वी सेल, जब बेचते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं उधार में? डेटर्स टू सेल्स. जब आप गुड्स आ जाता है सेल्स रिटर्न टू डेटर्स पास करते हैं ना, तो ये एंट्री ऐसे कैसे पास करते हैं? वो गुड्स वापस करते हुए एंट्री पास करते नहीं. एक डॉक्यूमेंट होता है, एक वाउचर होता है, वो मेरे पास आएगा, वो हम क्रॉस चेक करेंगे, फिर ये एंट्री पास करेंगे. तो हम लोग पहले वाउचर्स देखते हैं फिर बुक्स में एंट्री पास करते हैं. ठीक है ना? पढ़ लीजिए ना. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. परचेजेस. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए परचेजेस. ये हम लोग को पता है फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं. द टर्म परचेजेस मीन्स, द टर्म परचेजेस मीन्स purchase of goods, means purchase of goods for resale, for resale. It includes both cash and credit purchase. It includes both cash and credit purchase. ठीक है. Next, purchase return. Next is purchase return. Goods purchased may be returned.
Goods purchased may be returned due to any reason. ठीक है? These are known as purchase return. Reasons लिखिए. Reasons. Goods may not be as per specifications. Goods may not be as per specifications, or they might be defective, or they might be defective. Next लिखिए sales. The term sales means sale of goods dealt in by the enterprise. Dealt in by the enterprise. It includes both cash and credit sales. It includes both cash and credit sales. Next, sales return. Sales return. Goods sold when returned by the purchaser. Goods sold when returned by the purchaser are known as sales return. ठीक है? नेक्स्ट लिखिए assets. लिखिए assets. ये मैं समझा नहीं रहा हूँ. परचेज, सेल्स, रिटर्न, ये सब आता है ना, समझ में ही आ रहा है, कर चुके हैं. नेक्स्ट लिखिए रिटर्न एसेट्स. लिखिए assets are future economic benefits. Assets are future economic benefits. The rights which are owned or controlled. The rights which are owned or controlled by an organization or individual. Assets are future economic benefits. The rights which are owned or controlled by an organization or individual. लिखिए next. Assets can be classified as पहला लिखिए fixed assets. पहला है fixed assets. इसके अंदर लिखिए fixed assets are those assets which are purchased by an enterprise not for sale but for the purpose of increasing the earning capacity of the business. Fixed assets are those assets which are purchased by an enterprise not for sale but for the purpose of increasing the earning capacity of the business. Example: land, building, machinery, furniture.
एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर. ठीक है. नेक्स्ट लाइन. फिक्स्ड एसेट्स. Fixed assets may be categorized into tangible and intangible assets. Fixed assets may be categorized into tangible and intangible assets. Take a 5-minute break. चालू कर रहे हैं. लिखिए ना. Fixed assets may be categorized into tangible and intangible assets. लिखिए पहला tangible assets. The first one is tangible assets. लिखिए इसके अंदर tangible assets are those assets. Tangible assets are those assets which have a physical existence. Which have a physical existence. That is, they can be seen and touched. Tangible assets are those assets which have a physical existence. That is, they can be seen and touched. Example: land, building, plant, machinery, computer. Example: land, building, plant, machinery, computer. नेक्स्ट लिखिए intangible assets. लिखिए they are those assets which do not have any physical form. They are those assets which do not have any physical form. That is, they cannot be seen and touched.
they cannot be seen or touched. Examples: goodwill, trademark, patents, computer software, goodwill, trademarks, patents, computer software. तो पहला हम लोग डिस्कस किए फिक्स्ड एसेट्स. व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग. जो हम लोग बेचते नहीं हैं, जो हम लोग काफी टाइम बिजनेस में रख के रखते हैं फॉर अर्निंग फ्यूचर बेनिफिट्स. डेफिनेशन किए भी थे फर्स्ट क्लास में. ठीक है. फिर हम लोग डिवाइड करते हैं दो में. फिक्स्ड है एसेट्स ही, बट दो में ब्रेक हो जाता है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. जिनको हम छू सकते हैं, जिनका एग्जिस्टेंस फिजिकली है मेरे सामने, उनको क्या बोलते हैं हम? टैंजिबल. जिनका नहीं है, इनटैंजिबल. जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आप लोग जो मोबाइल में व्हाट्सएप यूज करते हो, दैट इज सॉफ्टवेयर. उसको आप छू सकते हो क्या? मोबाइल आप ऐसे ऊपर से छू सकते हो, बट एग्जिस्टेंस है क्या कुछ? बट उसको जो बनाया है इस सॉफ्टवेयर को, उसको तो वो तो अरबों में खेल रहा है, इज अर्निंग इन मिलियंस. तो उसको बेनिफिट्स तो मिल रहा है उसका. उसके लिए क्या है ये एसेट? कौन सा? इनटैंजिबल एसेट है. फिक्स्ड इनटैंजिबल एसेट. ठीक है ना. जिनको आप छू सकते हैं वो टैंजिबल है, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, मोटर का, कंप्यूटर्स. और नहीं छू सकते हैं बट बेनिफिट देता है, वो क्या है मेरा? इनटैंजिबल एसेट्स. ठीक है. नेक्स्ट, करंट एसेट लिखिए. करंट एसेट्स. करंट एसेट्स आर दोज. Current assets are those which are held for short term. Current assets are those which are held for short term with a purpose to sell or convert them into cash. Current assets are those which are held for short term with a purpose to sell or convert them into cash. Examples: unsold goods, ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक. अनसोल्ड गुड्स ब्रैकेट में लिखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक. डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल. क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, कैश. ये सब मेरे करंट एसेट्स है. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए फिक्टिशियस एसेट्स. बोर्ड पे स्पेलिंग लिखा हुआ है. फिक्टिशियस एसेट्स. ऑब्लिक लिखिए नॉमिनल एसेट्स. ऑब्लिक नॉमिनल एसेट्स. लिखिए दीज आर एसेट्स These are assets which cannot be realized in cash. These are assets which cannot be realized in cash, or no further benefit can be derived from these assets. These are the assets which cannot be realized in cash, or no further benefit can be derived from these assets. लिखिए they are shown on the asset side. They are shown on the asset side only for the purpose of. They are shown on the asset side only for the purpose of transferring them. Only for the purpose of transferring them to the profit and loss account. Only for the purpose of transferring them to the profit and loss account gradually over a period of time. एग्जाम्पल लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट बैलेंस कॉमा advertisement expenses not written off. PL account debit balance comma advertising expenses not written off. अभी इसमें से आप लोग को बहुत टर्म्स समझ में ही नहीं आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड क्या होता है सब नहीं पता है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ, पीएल डेबिट बैलेंस, ये सब टर्म्स नहीं पता है. बट ये एक्चुअली फर्स्ट टर्म में आना ही नहीं चाहिए. दिस इज अ टॉपिक विच शुड हैव बीन कवर्ड आफ्टर यू हैव डन फाइनल अकाउंट्स, सेकेंड टर्म में जो होना है. बट अकाउंटिंग टर्म्स में है तो फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट, 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए. तो एज अ कॉमर्स के आंसर्स को याद कर लो, समझ में आएगा. बट अभी समझ में नहीं आएगा बिकॉज आप लोग बहुत सारे टर्म से अनअवेयर हो. तो अभी मैं समझा भी दूंगा तो 80% को तो माथा के ऊपर से जाएगा, तो सेंस ही नहीं है समझ के. एज अ कॉमर्स आंसर्स को याद कर लो एक बार. व्हेन वी डू फाइनल अकाउंट्स आप लोग खुद ही समझ जाओगे क्या था. ये बहुत इजी चीज है बट आप लोग अभी बहुत से टर्म्स से अनअवेयर हो. वी डू नॉट नो व्हाट इज पीएल अकाउंट, वी डू नॉट नो व्हाट इज एसेट्स ऑफ द, हम जो बोला ना एसेट साइड, ये होता है बैलेंस शीट का. तो बहुत टर्म्स आप लोग को पता ही नहीं है. पीएल डेबिट बैलेंस क्या होता है, तो अभी इसको एक याद कर लो जस्ट एज अ थ्योरी क्वेश्चन कि याद करके बस लिख देंगे एग्जाम में आएगा तो. ठीक है ना. नेक्स्ट लिखिए लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज लिखिए. लाइबिलिटीज मीन्स the amount which the enterprise owes. Liabilities means the amount which the enterprise owes either to the outsider, either to the outsiders or the proprietor, either to the outsider or to the proprietors. फिर लिखिए they are of two types. Liabilities are of two types. Internal liabilities, external liabilities. लिखिए इंटरनल लाइबिलिटीज, इसके अंदर लिखिए पहले इंटरनल लाइबिलिटीज. इंटरनल लाइबिलिटीज आर लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज. इंटरनल लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज टूवर्ड्स द ओनर. टूवर्ड्स द ओनर. It is termed as capital. It is termed as capital. ठीक है. Next, external liabilities. External liabilities are those liabilities which are towards the outsiders. Which are towards the outsiders. देखिए they are of two types. They are of two types. मैंने बोर्ड पे लिख दिया है. पहला है करंट लाइबिलिटीज, दूसरा है नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. ठीक है ना. करंट इज शॉर्ट टर्म, नॉन करंट इज लॉन्ग टर्म. लिखिए करंट के अंदर these are liabilities, these are liabilities which are generally payable within 1 year, which are generally payable within 1 year. Example, creditors. एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल. क्रेडिटर्स
bank overdraft, bills payable. Next, non-current. Next are non-current liabilities. These are liabilities. These are liabilities which are payable after 1 year. These are liabilities which are payable after 1 year. Example, long-term loans, debentures. Debentures क्या आप लोगों को पता नहीं है अभी, सिर्फ लिख लो. Example, long-term loans, debentures. नेक्स्ट लिखिए इसी के अंदर अलग से ये है, ये बुक्स में दिखाते नहीं हम लोग, बट इसका डेफिनेशन आता है. कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज. लिखिए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज. पहले सुन लो, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को बुक्स में हम लोग दिखाते नहीं है, इसका एंट्री भी पास नहीं होता है. ये क्या होता है कि आज हम लोग सपोज किसी को पेमेंट करना है तो उसको बुक्स में दिखा देते हैं ना. मैंने उधार में खरीदा, किसको पेमेंट करना है? क्रेडिटर को. बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ना. आज एक ऐसा बंदा है जिसको हमको पेमेंट करना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है. मैं एग्जांपल दूंगा अभी. ऐसा भी ऐसा ऐसा केसेस आता है कि किसी को हमको पेमेंट आगे जाके करना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है. तो इसको लायबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो इसको बुक्स में कैसे शो करें? कब शो करेंगे? जब श्योरिटी है कि हाँ इसको पेमेंट करना. आज उधार में खरीदे हैं, पेमेंट करना है ना, श्योरिटी है ना, हाँ बुक्स में दिखाओ. कॉन्टिंजेंसी है, श्योरिटी नहीं है. आज सपोज हम जो काम करते हैं, एक बंदा वही काम करता था. सपोज हम साड़ी का कोई डिजाइन बनाए थे, एक बंदा पहले ही डिजाइन बना चुका था, तो वो मेरे पर केस कर दिया कि मैंने इसका डिजाइन चोरी किया है. वो क्या कर दिया, मेरे ऊपर कोर्ट केस कर दिया. ठीक है. अगर हम वो कोर्ट केस हार जाते हैं तो हमको उसको देना पड़े कॉम्पनसेशन, सपोज 10 लाख का. मेरा क्या बन जाएगा, ये लाइबिलिटी. अगर हम कोर्ट केस जीत जाते हैं तो हमको नहीं देना पड़ेगा. तो आज बुक्स में कैसे दिखाई इसको, क्या बुक्स में रिकॉर्ड करें? क्योंकि लाइबिलिटी है भी, लाइबिलिटी नहीं भी है. पता कब चलेगा? जब वो कोर्ट केस का रूलिंग आएगा. तो इसको हम लोग अलग से, अभी आप लोग वर्ड सुन लो, एक होता बैलेंस शीट. जब सीखेंगे ना आफ्टर ट्रायल बैलेंस विल डू फाइनल अकाउंट्स, उसमें 3 चीज बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट के नीचे दिखाया जाता है जस्ट एज अ फुटनोट, कि आपको बताना पड़ता है कि मेरा एक लाइबिलिटी है जो आगे जाके राइज हो सकता है. ठीक है. क्या होता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी? जो अभी लाइबिलिटी है नहीं, बट आगे जाके हो सकता है, उसको बुक्स में हम लोग नहीं शो करते हैं. ठीक है, लिख लिए. कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, contingent liabilities are those liabilities in which obligation to pay, in which obligation to pay depends on, obligation to pay depends on happening of a future event, a future event. Thus, a contingent liability may or may not be payable. Thus, a contingent liability may or may not be payable. Example, a legal case against the enterprise. A legal case against the enterprise for compensation. Full stop. Continue करना एग्जाम्पल कोई. If the court ruling is against the enterprise, एग्जाम्पल था a legal case against the enterprise for compensation. If the court ruling is against the enterprise, it becomes payable. If the court ruling is against the enterprise, it becomes payable. And if it is in favor, and if it is in favor, it is not payable.
क्लियर है ना? लास्ट टॉपिक लिखिए, स्टॉक। स्टॉक हाउ इट, क्वेश्चन मार्क, स्टॉक लिखिए, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेंट्री। माने दोनों करेंगे, स्टॉक एंड इन्वेंट्री। स्टॉक डैश हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेंट्री। ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है। लिखिए, द स्टॉक, द टर्म स्टॉक, द टर्म स्टॉक includes the value of those goods. The term stock includes the value of those goods which are purchased for reselling, which are purchased for reselling and which are lying unsold, and which are lying unsold at the end of the counting period. The stock may be of two types. ओपनिंग स्टॉक, पहला ओपनिंग स्टॉक, सेकंड है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। लिखिए ओपनिंग स्टॉक, the term opening stock means the value of goods, the term opening stock means the value of goods lying unsold means the value of goods lying unsold at the beginning of the counting period, means the value of goods lying unsold at the beginning of the counting period, whereas the term closing stock, whereas the term closing stock means the value of goods lying unsold at the end of the counting period. ठीक है, स्टॉक का हम लोग क्या डिस्कस किए, हम जो खरीदते हैं बेचने के लिए, इस साल खरीदे बट बिका नहीं, वो बच गया, तो वो क्या बन गया मेरा स्टॉक। अगर साल के एंड में बच गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। वो कब यूज आएगा, अगला साल, तो अगला साल वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इन्वेंट्री। आज अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर माने आप परचेज करके बेच रहे हो, ठीक है, और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर, वो क्या करता है, खुद गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, तो इसके पास जो बचा रहेगा ना, वो तीन चीज बचा हो सकता है। पहला वो जो रॉ मटेरियल, सपोज मैं शर्ट बनाता हूं, मैं क्या मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। अगर मैं खरीद के बेचूंगा तो मेरे पास कुछ आएगा, कॉटन वॉटन पड़ा रहेगा। अगर मैं खरीद के बेच रहा हूं शर्ट को, मेरे पास क्या आएगा, शर्ट। मैं क्या बेचूंगा, शर्ट, और मेरे पास क्या बच जाएगा, शर्ट। तो मेरे पास जो स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक किसका होगा, शर्ट का। ओपनिंग स्टॉक किसका होगा, शर्ट का। बट अगर मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूं तो पहले हमको सबसे पहले क्या चाहिए, कॉटन। तो मेरे पास साल के शुरुआत में कॉटन भी होगा, साल के एंड में कॉटन भी बचेगा। तो आई विल हैव इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। फिर हम वो रॉ मटेरियल क्या बनाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर हम शर्ट बनाता है तो मेरा रॉ मटेरियल है कॉटन, कॉटन से हम क्लॉथ बनाता है, फिर क्लॉथ को स्टिच विच करके हम शर्ट बनाता है। तो फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तीन चीज होता है उसके इन्वेंट्री में, क्या क्या, रॉ मटेरियल्स,
वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग जो करता है वो खरीदता भी है बाजार से, रेडीमेड भी खरीदता है, खुद भी बनाता है। तो उसके पास पता है कितना का आएगा? 4 चीज रहेगा उसके पास। क्या क्या रहेगा? रॉ मटेरियल का सामान बचा रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस सामान बचा रहेगा, फिनिश गुड्स जो बनाया है वो शर्ट वो बचा रहेगा, और जो खरीदा है वो भी बचा रहेगा। ठीक है ना? और देखते हैं यहां पर हो गया बस। स्टॉक होता है, स्टॉक किसका होता है? हम जो परचेज किए हैं और जो बच गया लेफ्ट। इन्वेंट्री क्या होता है? इट्स अ ब्रॉडर टर्म। इन्वेंट्री होगा रॉ मटेरियल्स का। ये क्या मेरा एग्जांपल में कॉटन, ये भी बचा रहेगा ना मेरे पास, पूरा तो यूज नहीं कर लेंगे, नहीं कर पाए। वर्क इन प्रोग्रेस क्या बन गया मेरा? क्लॉथ। फिनिश्ड गुड्स शर्ट। और जो परचेज किए थे हम, कुछ बनाते हैं कुछ परचेज भी कर लेते हैं, ये शर्ट। तो ये चारों चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री चारों चीज का होता है, और इसमें से ये क्या था? सिर्फ ये था मेरा स्टॉक। ठीक है? इन्वेंट्री इज अ ब्रॉडर टर्म कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दीज 4 आइटम्स, और स्टॉक उसमें से भी एक, ये है मेरा स्टॉक, और ये सब क्या बोलेंगे हम लोग? इन्वेंट्री। ठीक है, लिखिए। स्टॉक रेफर्स, अब हम तुम लोग को डिस्टिंक्शन करवा, ठीक है ना, डिस्टिंक्शन करवा रहे हैं। लिखो, stock refers only to the value of those goods. Stock refers only to the value of those goods which are purchased for reselling, which are purchased for reselling and which are lying unsold, and which are lying unsold at the end of the accounting period, and which are lying unsold at the end of the accounting period. Whereas inventory is a wider term, whereas inventory is a wider term which includes stock also. Whereas inventory is a wider term which includes stock also. Inventory includes the following. Inventory includes the following. पहला, inventory of raw material. Second, inventory of work in progress. Inventory of finished goods. Inventory of stock. पहला inventory of raw materials, second is inventory of work in progress, third inventory of finished goods and inventory of stock. ये 3 चीज क्या था? मैंने जो मैन्युफैक्चर करना था, ये मेरा मैन्युफैक्चर में जो लग रहा है वो, और ये जो मैंने परचेज किया था उसका। तो इसको हम लोग इसको से बोलते हैं स्टॉक, और ये चारों को क्या बोलेंगे? कंप्राइजिंग ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, हो गया, थैंक यू।